हेलो एवरीवन, मैं अरुण जांगीड़ एक बार फिर से आईपीएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे विसरण के बारे में। और बेटा विसरण के बारे में अपन बात कर रहे थे उनके इफेक्टिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, आपने इफेक्टिंग फैक्टर उसका पढ़ लिया था। और अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन यानी कि विसरण का महत्व। विसरण का महत्व। तो विसरण का महत्व क्या होता है, क्या में काम आती है विसरण की प्रोसेस? देखिए, तो वायुमंडल के अंदर या वायुमंडल और प्लांट में, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये प्लांट है और ये प्लांट बाहर के वातावरण से यानी कि वायुमंडल से O2 और CO2 इन दोनों का जो आदान प्रदान चलता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा चलता है? विसरण की क्रिया द्वारा। यानी कि पौधे और वायुमंडल के मध्य में O2 व CO2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी किसके द्वारा संभव है? विसरण की क्रिया द्वारा संभव है। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंस हो गए इसके। और एक और होता है खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, नंबर 3 पर है खनिज लवणों का अवशोषण। तो प्लांट के द्वारा जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं? विसरण की क्रिया द्वारा किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस बाय अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? वायुमंडल और पौधों के बीच में O2 व CO2 का आदान प्रदान। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ये आपका। इसके बाद है पौधों में या वायुमंडल में जल वाष्प का निकलना। पौधों से वायुमंडल में जल वाष्प का निकलना, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा। इसके अलावा जो 3rd पॉइंट है वो है खनिज लवणों का अवशोषण। तो पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण की क्रिया ये भी किसके द्वारा संभव है? विसरण की क्रिया द्वारा संभव है। ठीक है बेटा, अब आप पढ़ोगे परमेबिलिटी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है पारगम्यता। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, पारगम्यता किसका गुण होता है? झिल्लियों का। ठीक है, किसका गुण होता है? झिल्लियों का। यानी कि कहने का मतलब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात करूँगा? झिल्लियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करूँगा? झिल्लियों के बारे में। तो झिल्लियों का वह गुण जो पदार्थों को आर पार जाने देती है। ठीक है, झिल्लियों का वह गुण जो पदार्थों को आर पार गमन करने देती है या जाने देती है, उसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, झिल्लियों का वह गुण जो पदार्थों को आर पार गमन करने देती है परमेबिलिटी या पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ हैं ये कितने प्रकार की होती है बेटा? पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली। इसके बाद सेकंड है अपारगम झिल्ली। अपारगम झिल्ली। ठीक है, और 3rd है अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, और नंबर 4 पर है चयनात्मक पारगम झिल्ली।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो झिल्लियों को डिवाइड किए हैं वो किसके आधार पर किए हैं? पारगम्यता के आधार पर। तो पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ हैं वो 4 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है पारगम्य झिल्ली, सेकंड है अपारगम्य झिल्ली, थर्ड है अर्धपारगम्य झिल्ली और फोर्थ है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली क्या होती है बेटा? देखिए, वह झिल्ली, ठीक है, डायग्राम की मदद से भी समझ लेना इसको। वह झिल्ली जो विलेय और विलायक, किस किस के बारे में बात कर रहा हूँ? विलेय और विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली कि वह झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार आने जाने देती है, ठीक है, आर पार गमन करने देती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्ली। आया समझ? वह झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार गमन करने देती है क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है। अब पारगम्य झिल्ली, जैसे कि मान के चलो बेटा ये पारगम्य झिल्ली है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया है कि यह विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों के लिए क्या होती है? पारगमन होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, इस झिल्ली में से विलेय और विलायक दोनों के दोनों आर पार आ और जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। अब ऐसी कौन सी झिल्ली है जो कि पारगम्य झिल्ली कहलाती है? यानी कि उदाहरण के तौर पे आप बात करोगे यहाँ पर, तो उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ बेटा, प्लांट सेल के अंदर पाई जाने वाली सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति उदाहरण याद रख लेना। पारगम्य झिल्ली के अंदर उदाहरण कौन सा है? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल के अंदर आपने देखा होगा जो रबर लैटेक्स वगैरह होते हैं वो सेल अंदर से बाहर की तरफ आ जाते हैं बिल्कुल प्लांट के अंदर, और बाहर से जो आवश्यक पदार्थ जो चाहिए होते हैं सेल के लिए वो अंदर जा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पारगम्य झिल्ली के अंदर जो उदाहरण रखा गया है वो किसका रखा गया है? कोशिका भित्ति का, ठीक है। इसके बाद है अपारगम्य झिल्ली। वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि ये पारगम्य है, मतलब अणु विलेय और विलायक दोनों के लिए गमन करने के लिए या गमन करने को कराने देती है, ठीक है, यानी कि आर पार आने जाने देती है अणुओं को। यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है अपारगम्य, ठीक है, यानी कि ए वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये विलेय और विलायक दोनों के लिए क्या होती है? दोनों के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है, यानी कि विलेय और विलायक दोनों को आर पार गमन करने नहीं देती है। कौन सी झिल्ली? अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। वह झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार गमन करने नहीं देती है उस झिल्ली को बेटा अपन क्या बोलते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? देखिए, ये मान के चलो अपारगम्य झिल्ली है, अगर कोई विलेय अणु इधर की तरफ है तो इस झिल्ली से टकरा करके यहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई विलायक अणु इधर की तरफ है तो भी वो झिल्ली से टकरा करके इसी तरफ रुक जाएगा, और कोई विलेय अणु इधर की तरफ है तो वो झिल्ली से तरफ टकरा करके इधर की तरफ ही रुक जाएगा, यानी कि आर पार गमन नहीं करेगा। और यहाँ पर भी है विलेय या विलायक, तो वो भी यहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ये चीज़ उदाहरण और समझना है इसका कि कौन है इसके अंदर ऐसा उदाहरण, किस में देखते हो आप ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए क्यूटिकल, उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? क्यूटिकल, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? क्यूटिकल युक्त। इसके अलावा सुबेरिन युक्त, सुबेरिन युक्त, ठीक है। इसके अलावा कॉर्क,
ठीक है बेटा, तो तीनों को याद रख लेना है आपको। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अपारगम झिल्ली के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो क्यूटिकल युक्त, अगर किसी प्लांट के वॉल के ऊपर क्यूटिकल का जमाव है तो वो आर पार गमन करने नहीं देती है किसी भी विलय और विलायक को। ठीक है, अगर लीफ के ऊपर क्यूटिकल का जमाव है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आप जीरोफाइटिक प्लांट के बारे में। ठीक है, मरुद्भिद पौधों के अंदर आप एक चीज़ देखते हो कि जो उनकी पत्तियाँ हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वहाँ पर नहीं होती है। तो याद रखना है इस चीज़ को आप, अपारगम झिल्ली को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, देखिए इसके बारे में देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली के बारे में। तो वह झिल्ली जो सभी विलायक के लिए पारगम, ठीक है, वह झिल्ली जो सभी विलायक के लिए तो क्या होती है, सभी विलायक के लिए पारगम, कुछ विलय के लिए, कुछ विलय के लिए पारगम, लेकिन सभी विलय के लिए क्या होती है, ये अपारगम होती है। आया समझ? मैंने आपको ये कहा है कि अर्धपारगम झिल्ली उसे कहा जाता है जो सभी विलायक के लिए तो क्या होती है, पारगम, यानी कि जो विलायक के अणु हैं वो तो आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ विलय, कोई विशिष्ट विलय है उसके लिए भी वो आर पार गमन करने देती है उसको, लेकिन सभी विलय के लिए वो पारगम नहीं होती। यानी कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सभी की सभी जो विलय हैं वो इससे आर पार निकले, नहीं, कुछ ही विलय ऐसे होते हैं जो उससे आर पार निकल सकते हैं, जबकि सभी विलय के लिए वो क्या होती है, अपारगम होती है। और विलायक के लिए क्या, सभी विलायक के लिए क्या होती है, पारगम होती है। तो वह झिल्ली जो सभी विलायक के लिए पारगम हो और कुछ विलय के लिए पारगम लेकिन सभी विलय के लिए अपारगम होती है, उस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब देखिए अर्धपारगम झिल्ली के अंदर कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पर, पहले इसका डायग्राम देखिए। तो अर्धपारगम झिल्ली के अंदर उदाहरण के तौर पे देखना है यहाँ पर, मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर से जो विलय है वो विशिष्ट विलय ही आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, और विलायक तो आर पार आ और जा सकते हैं इस तरीके से। ये तो हो जाएंगे बीच में विलायक, और यहाँ पर ये हो जाएंगे विलय, जो आपको थोड़े छोटे दर्शा रखे। मैंने आपको ये बताया बेटा, कुछ विशिष्ट विलय ही झिल्ली को मतलब पार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये विलय पार कर रहा है, जबकि सभी विलय कैसे होते हैं, सभी विलय के लिए झिल्ली कैसी होती है, अपारगम होती है। यहाँ पर देखिए ये विलय पार नहीं कर रहा है, और विलायक के लिए कैसी है, पारगम है, यानी कि विलायक तो उसमें से कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपन। तो उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट झिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना आपको। टोनोप्लास्ट झिल्ली किसके ऊपर पाई जाती है, जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो रिक्तिका है, उस रिक्तिका का बाहरी आवरण, यानी कि उसकी जो बाहरी झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, ध्यान रखना आपको इसको। ठीक है, इसके अलावा सेलोफेन मेम्ब्रेन, इसके अलावा गॉट ब्लेडर। ठीक है, टोनोप्लास्ट, सेलोफेन, गॉट ब्लेडर, और भी हो सकते हैं जैसे कि पर्चमेंट पेपर,
तो बेटा ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके, अर्धपारगम झिल्ली के। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो टोनोप्लास्ट है, सेलोफेन है, इसके अलावा पर्चमेंट पेपर है, गोट ब्लेडर है, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, चयनात्मक पारगम झिल्ली। चयनात्मक पारगम झिल्ली, तो चयनात्मक पारगम झिल्ली किसे कहा जाता है बेटा? नाम से वैसे पता लग रहा है कि चयनात्मक पारगम झिल्ली मतलब पदार्थों का चयन करती है, ठीक है। चयनात्मक यानी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम झिल्ली। तो वह झिल्ली जो कुछ विलय के लिए पारगम होती है, लेकिन सभी विलय के लिए पारगम नहीं होती, और सभी विलय के लिए पारगम होती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको याद रखनी है, कौन सी वाली? अर्धपारगम झिल्ली वाली, ठीक है। तो अर्धपारगम झिल्ली में आप डायरेक्टली देखो बेटा, ऐसे ही बोल सकते हो कि वह झिल्ली जो विलय के लिए पारगम और विलायक के लिए पारगम हो, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। इतना याद रखना आपको डायरेक्टली, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। चयनात्मक पारगम झिल्ली में आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, वह झिल्ली जो कुछ विलय के लिए पारगम लेकिन सभी विलय के लिए अपारगम होती है, और सभी विलायक के लिए पारगम होती है, उस झिल्ली को अपन बोलते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली। और आपको यहाँ पर उदाहरण याद रख लेना है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है बेटा। तो कोशिका झिल्ली का उदाहरण किसके अंदर हो जाएगा? चयनात्मक पारगम झिल्ली। और अभी अभी मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अर्धपारगम झिल्ली के अंदर उदाहरण के तौर पे टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट को भी आप इसके अंदर रख सकते हो, वो भी एक चयनात्मक पारगम झिल्ली मानी जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि दोनों की परिभाषा लगभग सेम होती है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है कि अर्धपारगम झिल्ली जो है उसमें विलय के अणु न के बराबर गमन करते हैं, आर पार गमन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गमन तो करते हैं लेकिन चयन करके करती है झिल्ली, ठीक है। यहाँ पर जो गमन होता है विलय के अणुओं का, आपकी बुक में ये दे रखा है कि अर्धपारगम झिल्ली उसको बोलते हैं जो विलय के लिए तो कैसी हो? अपारगम हो, यानी कि विलय को तो आर पार जाने नहीं देती, और विलय के अणु उसमें से आर पार जा सकते हैं, तो वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। लेकिन ऐसा होता है, बट इतना भी आपको याद रखना है कि अर्धपारगम झिल्ली में से कुछ विशिष्ट विलय के अणु भी आर पार जा सकते हैं, ठीक है। और चयनात्मक पारगम झिल्ली, इस तरीके से आपको ये झिल्लियों की पारगमता है कंप्लीट। अब अपन देखते हैं बेटा ऑस्मोसिस, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? ऑस्मोसिस के बारे में, यानी कि परासरण के बारे में। तो क्या होता है परासरण? मैंने आपको ये झिल्ली इसलिए बताया बेटा क्योंकि परासरण के डेफिनेशन के अंदर झिल्लियों के बारे में आता है। ऑस्मोसिस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको परासरण, ठीक है। आपको इतना भी याद रख लेना, बुक में तो दे नहीं रखा, लेकिन डिस्कवरी वाई एबे नोलेट 1784, ठीक है। आपको याद रखना है क्या कि परासरण की खोज 1784 में एबे नोलेट के द्वारा की गई, ठीक है। परासरण की खोज किसके द्वारा की गई? एबे नोलेट के द्वारा। कब की गई? 1784 में की गई। अब परिभाषा क्या होती है देखिए, तो विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से
कहाँ से? अधिक सांद्रता से। विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता की ओर जाना, ये हो जाएगी क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो विलायक यानी कि विलायक कहाँ से कहाँ जा रहा है? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आ गया विसरण और परासरण में कि विसरण के अंदर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अणु और आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जबकि इसमें क्या पढ़ते हो आप? विलायक का अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अपनी कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो विलायक का अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, बट किसके अंदर? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के निकलना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, या आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि विलायक का, ये इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है बेटा, कि विलायक का कम सांद्र विलयन। अब सांद्र कम है तो विलयन कैसा होगा? तनु विलयन होगा। तो विलायक का कम सांद्र विलयन यानी कि तनु विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना भी क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में, यानी कि परासरण के प्रकार। परासरण होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। बट उससे पहले आपको कुछ बात याद रखनी है सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए विलयन, परासरण के लिए जो विलयन है वो 3 प्रकार से चलते हैं बेटा। ठीक है, परासरण के लिए जो विलयन है वो 3 प्रकार से चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं? पहला होता है अल्प परासरी, अल्प परासरी विलयन। ठीक है, दूसरा है अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। ठीक है, और तीसरा है समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। अल्प परासरी मतलब, अल्प का मतलब कम, अति का मतलब ज़्यादा, सम का मतलब समान। तीनों याद रखना आपको। अल्प का मतलब कम, अति का मतलब ज़्यादा और सम का मतलब समान। अब कम, ज़्यादा, समान ये क्या है? तो सांद्रता है। ठीक है, अल्प परासरी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन से क्या होती है? कोशिका के विलयन की सांद्रता से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता से कम होती है, उस विलयन को अपन बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्प परासरी विलयन। इसके बाद नेक्स्ट है अति परासरी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता यानी कि जिसकी परासरणी सांद्रता कोशिका के परासरणी सांद्रता से ज़्यादा होती है, उसको अपन बोलते हैं अति परासरी विलयन। ठीक है, इसके बाद है समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता
कोशिका की सांद्रता के क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समपराशरी विलयन। आपको अगर ये तीनों विलयन पता है तो इसके बाद आप बता पाओगे कि एंडोऑस्मोसिस क्या है और एक्सोऑस्मोसिस क्या है। ये अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट।